हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 16 मैं कराऊंगा और बुक में उसका नंबर पड़ा हुआ 3.16। थर्ड चैप्टर का 16 न्यूमेरिकल में आप एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखें, आप सबसे पहले एक जो डर है ना वो नहीं होना चाहिए। आप न्यूमेरिकल के लिए जो डर है ना दिल में, कि अधिकतर क्या होता है बच्चे से न्यूमेरिकल करने मिलता है उन्हें करने के लिए, तो वो कहते अरे ये तो गलत हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा तो क्या करना होगा, तो वैसे ही नहीं। इस टाइप का आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, तो एक्चुअल है, ऐसा नहीं कि कोई जोक है। मैं अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा था तो दो बच्चे मेरे पास आए, बोले सर हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा चुका था और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करा रहा था, तभी वो दोनों बच्चे आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप 2-3 दिन के बाद बेटा ज्वाइन करना, क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल चल रहे हैं और चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो न्यूमेरिकल अब बच्चे ने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो न्यूमेरिकल एकदम कैसे हो पाएंगे, जब थ्योरी नहीं पता है, उसको फॉर्मूला नहीं पता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर हमने कर रखा है थोड़ा चैप्टर, हम आज से ही ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो और उसमें से एक बोला मुझसे कि ये जो मेरा दोस्त है, दो बच्चे आए थे उसमें से एक ने कहा कि जो मेरा दोस्त है ये तो सर इतना तेज है कि ये तो कभी न्यूमेरिकल गलत करता ही नहीं है, इसने आज तक कोई न्यूमेरिकल ही गलत नहीं करा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करा, किसी में मैथ्स में कर रहा उसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं करता है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करता है। तो मैं तो सोचने लगा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इतना तेज बच्चा कि उसने आज तक कोई क्वेश्चन गलत किया ही नहीं, हर क्वेश्चन को सही कर देता है। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। मैंने कहा चलो ये कोई ऐसा ही बच्चा आया जिससे कोई मिस्टेक ही नहीं हो रही। वो दोनों मेरी क्लास अटेंड करने लगे और मैं न्यूमेरिकल कराने लगा। जब मैंने देखा मैं न्यूमेरिकल जब करवा रहा था तो जो भी मैं उन्हें न्यूमेरिकल दे रहा तो उनमें से एक तो थोड़ा ट्राई कर रहा था, लेकिन जैसे ये कहा था ना कि बहुत तेज है, ये तो आज तक कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन गलत किया ही नहीं, वो तो बैठा हुआ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा आप कर क्यों नहीं रहे। तो बोला मैं सर करूँगा, अभी करूँगा। तो मैंने जो उसका दोस्त था उससे ये बोला, मैंने कहा बेटा मैं इसको 3 दिन से वॉच कर रहा हूँ और 3 दिन में इसमें लगातार जब मैं इसके बाद जाता हूँ ये करता ही नहीं, और मैं इससे जो बोलता हूँ कि बेटा आप न्यूमेरिकल करो तो बोलता है मैं करूँगा। तो बोला सर तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि ये इसने आज तक क्वेश्चन कोई गलत नहीं किया है। बोले ये जब कोई से टीचर को क्वेश्चन देता है तो ये कभी नहीं करता है और लास्ट में वो टीचर ही उस क्वेश्चन को करा देता है, तो गलत कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही। तो मेरा कहने का मतलब इस टाइप का नहीं बनना है कि हम ये कह सकें भाई हमने कभी आज तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है। तो ऐसा बच्चा क्या सीखेगा। आपको कोशिश करना है जो बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं कभी भी उनसे पूछना, उनसे भी क्वेश्चन गलत होते हैं और उन्होंने गलत किए हैं तभी तो वो सही करने लगे, यानी कि उन्होंने ट्राई कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन उनसे गलत ही नहीं हुआ हो। तो इसीलिए इस चीज को कभी भी ना सोचे कि हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, तुरंत उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें हर एंगल से। ये नहीं सोचे कि अरे ऐसा कर देंगे ये आंसर, हमारा एफर्ट आपका वो क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो वो एफर्ट बेकार नहीं होता है। आपने कोई क्वेश्चन किया आपसे गलत हो गया, जब आपको उसका सोल्यूशन पता चलता है तो आपको ये पता चलता है कि मैंने इसमें क्या गलती की, क्या मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, तो वो चीज़ याद रहती है। वो चीज़ क्या रहती है, आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम में क्या था, एग्जामिनेशन रूम में बैठे, एग्जाम चल रहा है, कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, या कभी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जब एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकले और फिर याद आया अरे इसका तो सॉल्यूशन ये था। तो वो जो आपने वहां गलती की एग्जामिनेशन रूम में और जो बाहर आके याद आता है तो वो पूरी लाइफ में कभी कभी तो बच्चा नहीं भूलता है। बात समझ में आ रहा है। बाकी चीज भूल जाता है, कभी कभी तो वो पूरी लाइफ में नहीं भूलता, अरे मैंने वो क्वेश्चन किया था, वो मैंने गलती कर दिया था, मुझे बिल्कुल आता था। तो ये चीज़ है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर न्यूमेरिकल करें,
हर न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करें और जैसे जैसे न्यूमेरिकल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल सही होते जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। इसमें ये दे रखा है कि जो 16 न्यूमेरिकल है कि 2 वायर दे रखे हैं, एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, और जो उनकी रेजिस्टिविटी है वो दे रखा है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी दे रखा है 2.63 10⁻⁸ ओम मीटर, कॉपर की रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.72 10⁻⁸ ओम मीटर। मैंने जैसा बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ और आप उस पर ध्यान दें, और उससे कोई रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं उसको भी न्यूमेरिकल में बताता हूँ, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो हमें न्यूमेरिकल से देखो, हमने जो थ्योरी पढ़ी है या आपने जो थ्योरी पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है, उसे आप अप्लाई करते हो न्यूमेरिकल। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो रिवर्स फिर प्रोसेस को याद रखो, रिवर्स प्रोसेस को समझो कि आपको उस न्यूमेरिकल से अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। न्यूमेरिकल क्या होता है, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा वायर, उसमें वैल्यूज दे रखी होती, इस कंडीशन में ऐसा करना। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, देखो 2 एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी दे रखी है कॉपर की। अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में कॉपर गुड कंडक्टर है, क्योंकि देखो कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से कम है, यानी कि कॉपर की रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से कम, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, तो कॉपर गुड कंडक्टर है। बात समझ में आया? ठीक। उसके बाद उसमें दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 2.7 और कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 8.9। तो पहली चीज तो समझना है आपको कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दें। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं आपको बता रहा हूं कि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज है। इतना क्लियर हुआ? दूसरी चीज है कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है। जैसे यहां पे देख रहा है एल्युमिनियम की दे रखा है 2.7, आगे कोई यूनिट नहीं दे रखा है। कॉपर की दे रखा है कोई यूनिट नहीं दे रखा, जबकि रेजिस्टिविटी दे रखा है कॉपर और एल्युमिनियम की, उनकी यूनिट दे रखा है। बात समझ में आया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन दोनों वायर में से कौन सा वायर लाइटर हल्का होगा या कौन सा वायर भारी। तो जो 2 वायर दे रखे हैं कॉपर और एल्युमिनियम के, उन दोनों वायर की क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग उनकी लेंथ बराबर दे रखा है और दोनों की रेजिस्टेंस भी बराबर दे रखा है। बात समझ आए? लेंथ भी बराबर दे रखा है और दोनों की रेजिस्टेंस भी बराबर दे रखा है। इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखिए, तो अब हमने क्वेश्चन में क्या बताना, क्वेश्चन में तो ये बताना है कि कौन सा हैवियर है कौन सा लाइटर है, ठीक है, कौन सा हल्का कौन सा भारी। तो पहले आप ये समझ लो, ये रिलेटिव डेंसिटी को मैं बता दूं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला समझना, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो बराबर इक्वल्स टू, यानी कि किसके रेशियो के बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो गया, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये देखो, ये फॉर्मूला हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जब लिखोगे तो ये यूनिट होती है, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। समझ में आया? ये एसआई सिस्टम में डेंसिटी बता रहा हूं। ये डेंसिटी किसमें बता रहा हूं, एसआई सिस्टम में। डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम कितना हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इन CGS सिस्टम कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। तो ये वाटर की डेंसिटी हो गई CGS सिस्टम में, ये SI में। ये वाटर की डेंसिटी याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, उसमें दे नहीं रखा होता, वो आपको याद होना चाहिए, मतलब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको यूज करेंगे वहां पे। अब इधर देखो, अब अगर हमने यहां एल्युमिनियम की डेंसिटी पुट की और वाटर की डेंसिटी से उसे डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअल में जो यहां पर एल्युमिनियम की यहां पर डेंसिटी दे रखी है, वो एल्युमिनियम की डेंसिटी इसके अकॉर्डिंग होती है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये हो गई एल्युमिनियम की डेंसिटी। एल्युमिनियम की डेंसिटी, ये तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो जो एक्चुअल में डेंसिटी है वो कितनी है एल्युमिनियम की 2.7 10⁻³ अब आप खुद देखो, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 2.7 रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। बात समझ में आया? तो अगर हम डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बात समझना, इसको हम यहां लेके आए तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, इसको RD लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई है? तो ये हमारा आ गया डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस किसके बराबर हो गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। बात समझ में आया? अब तो रिलेटिव डेंसिटी अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो कितनी दे रखी 2.7, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखा है इतना, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कितना 2.7 टाइम्स है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उससे हमें यह पता चल जाता है उस मटेरियल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कितनी है, कितनी ज्यादा है, वाटर कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि इससे इतनी ज्यादा या इससे इतनी कम। बात समझ में आ गया? तो एल्युमिनियम की डेंसिटी को हम बोल सकते हैं वो वाटर के 2.7 टाइम्स है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यहां सब्सटेंस किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर है 2.7 टाइम्स इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये मैंने आपको इस स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। तो आप याद रखना कि रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, और अगर कहीं रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है तो आप वाटर की डेंसिटी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी केस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एल्युमिनियम कॉपर, किसी भी मटेरियल की अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है और आपको उसकी एक्चुअल डेंसिटी चाहिए, मतलब जो सिंपल हम जिसे बोलते हैं डेंसिटी, वो अगर आपको निकालनी हो तो आप 10⁻³ से उसे मल्टीप्लाई कर दें और उस मटेरियल की एक्चुअल डेंसिटी आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब हम आते हैं यहां पर जो आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वो करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा है आसान, कोई ऐसा दिक्कत। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है यहां पर, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेंसिटी को वैसे तो हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन ये अब आप मास इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
ये फॉर्मूला हो जाएगा मास का फॉर्मूला, वही तो मैंने लिखा मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन मैं यहां पर डेंसिटी को रो से ना रिप्रेजेंट करके डी से रिप्रेजेंट करूंगा, किसे, स्मॉल डी से। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी इस क्वेश्चन में दे रखी है उसको भी हमने रो से रिप्रेजेंट कर रखा है, समझ में आया, उसको भी रो से करें तो दोनों को रो से कर देंगे तो फिर क्या रहेगा, फिर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे डेंसिटी को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर रहे हैं तो हमने यहां लिखा भाई वॉल्यूम की जगह लिख दिया V इंटू डेंसिटी की जगह लिख दिया D। अब अगर हम किसी वायर के वॉल्यूम की बात करें तो वायर जो होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो उसकी लेंथ को उसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो यही वायर का पीस है तो इसकी लेंथ को इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इस वायर का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी डी। तो ये मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो हमारा ये मास किसके बराबर होगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब हमने एक फॉर्मूला और बढ़ाया अपने कि रेडियस जो, सॉरी, एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए। तो ए किसके बराबर हो गया, रो एल अपॉन आर, यानी कि एक एरिया की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस एरिया के प्लेस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, इसके प्लेस पे लिखेंगे रो एल अपॉन आर। ये तो हमने ए के प्लेस पे लिख दिया, ये की वैल्यू, और इस एल के प्लेस पे एल और इंटू डी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, रो एल स्क्वायर इंटू डी अपॉन आर। ये मास का फॉर्मूला बन गया। इतना क्लियर हुआ, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें आगे करना है इसका मास का एक्सप्रेशन। इसलिए हमने बनाया क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा वायर हैवियर या कौन सा लाइटर। तो जिसका मास ज्यादा होगा, उन्होंने बताया लेंथ तो बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, दो वायर हैं इक्वल लेंथ के, तो हम उसमें देखेंगे कौन सा भारी है, जिसका मास ज्यादा होगा वो हैवियर हो जाएगा, जिसका कम होगा वो लाइटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, मास ऑफ कॉपर ये लिखा इक्वल्स टू, अब ये क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। लेंथ में हम नहीं लिखेंगे, लेंथ में नहीं लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉपर, वो इसलिए लिखेंगे दोनों की बराबर है, कॉपर वायर की भी लेंथ बराबर है, एल्युमिनियम वाले की बराबर है। और डी जो यहां पर डी, ये जो डेंसिटी है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने इसको लिख दिया इंटू डी, ये डेंसिटी, बात समझना, डिवाइडेड बाय, रेजिस्टेंस में भी नहीं लिखेंगे, अच्छा डेंसिटी में यहां पर हमने लिख दिया कॉपर, लेंथ में और रेजिस्टेंस में नहीं लिखा हमने कॉपर, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों कॉपर के वायर की और एल्युमिनियम के वायर की सेम है, तो इसलिए उसमें हमने उसको स्पेसिफाई नहीं करा, दोनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे हमने क्या लिखा, मास ऑफ एल्युमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, अब दोनों के बराबर इसमें भी नहीं लिखेंगे, इंटू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा छोटा सा बना लो, ए एल, और नीचे रेजिस्टेंस, ये कर लिया। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम एंड रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर, इनको हम डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ कॉपर के वायर की इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, और इसके बाद इसको ऐसे लिख दो आर, उसका लिखो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है।
अब जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसके आगे क्या आएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहां पर क्या है, ये रेजिस्टिविटी हमें दे रखा है कॉपर की, कितना देखा 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8, ये कॉपर की दे रखा है। और अब एक चीज समझना, यहां ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो समझना डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है यहां पर, तो क्या होता है, इसी में कंफ्यूजन होता है, इसी पार्ट में। इसको मैं बताता हूं, पहले मैं ये लिख देता हूं, यहां एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी दे रखा है वो 2.63 10 टू द पावर -8, ये हो गया। अब क्या होता है, ये तो डेंसिटी है, ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये एक्चुअल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो है। लेकिन जब ये एक्चुअल डेंसिटी तो लिख देते हैं हम यहां पर, क्या कॉपर की बात करें तो हमने लिख दिया 8.9 इंटू एल्युमिनियम का लिख दिया 2.7। तो बच्चों का ये डाउट होता है, भाई ये तो एक्चुअल डेंसिटी थी पर इसकी तो रिलेटिव डेंसिटी पुट कर दिया। तो देखो एक चीज समझो, ये एक्चुअल डेंसिटी थी, अगर हम इसको इस एक्चुअल डेंसिटी की बात करें, इस रिलेटिव डेंसिटी ना माने, अगर हम इसको क्या मान लें कि ये 8 पॉइंट दे रखा है, ये जो है ये रिलेटिव डेंसिटी, इसे एक्चुअल डेंसिटी में कन्वर्ट कर लें, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटीज थी, जब इनको 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये एक्चुअल डेंसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो कन्वर्ट हो गई, तो अब 10 टू पावर 3 यहाँ गया, 10 टू पावर 3 आ गया, तो उसके बाद भी तो क्या हो जाएगा, ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या ये डिवाइड में है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आया नहीं आया? वैसे फर्क पड़ता, अगर मल्टीप्लाई में होता तो रिलेटिव डेंसिटी है तो वही लिखेंगे, एक्चुअल डेंसिटी है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, जैसी कंडीशन होगी। पर यहाँ पर इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर दोनों कैसा है, रेशियो में। जनरली तो क्या होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको हम एक्चुअल डेंसिटी में कन्वर्ट करके ही लेते हैं। पर यहाँ पर देखो हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लग तो ऐसा रहा कि हमने बिना कन्वर्ट कर ही लिख दिया ऐसे वैल्यू, क्योंकि वो दोनों 10 टू पावर 3 डिवाइड हो गए एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसका रेशियो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम 2.155 ऐसा करके कुछ आएगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ कॉपर मास ऑफ एल्युमिनियम, ये बराबर हो जाएगा इसको राउंड ऑफ करने पर 2.2। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 2.2 मास ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि कॉपर का मास जो है एल्युमिनियम के मास के कंपेरिजन में 2.2 टाइम्स ज्यादा है। तो किसका मास ज्यादा है? मास है कॉपर का ज्यादा, कि कॉपर का मास 2.2 टाइम्स मास ऑफ एल्युमिनियम। तो कौन सा भारी हुआ? कॉपर का। तो कॉपर का वायर एल्युमिनियम के वायर के कंपेरिजन में भारी होता, अगर इक्वल लेंथ ले लिया आपने और इक्वल एरिया, तो कॉपर का वायर ज्यादा हैवी, ज्यादा भारी होगा। और वैसे कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है। तो अब यहां पर गुड कंडक्टर तो है, वो तो ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में गुड कंडक्टर नहीं है। उसके कंपैरिजन में जब हम बात करें तो उतना नहीं है जितना कि कॉपर है। मगर ऐसा भी नहीं कि एल्युमिनियम बेकार है। अगर बिल्कुल ही बेकार होता तो जो आपके हाउस होल्ड सप्लाई के लिए जो आपके घर के पास केबल जाती है वो एल्युमिनियम क्यों लगाते?
तो वो फिर कॉपर की लगा। इसमें दो रीजन, एक चीज समझना, एक तो क्या है, कॉपर का वायर एल्युमिनियम के कंपेरिजन में बहुत कॉस्टली है, एक तो चीज ये। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कॉस्टली है या नहीं है, सस्ता महंगा, वो नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि कौन सा हैवियर, तो हैवियर में तो हमें पता चल गया कॉपर का हैवियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर समझें कि अगर कॉपर का वायर लगाएंगे तो कॉपर का वायर भारी होने की वजह से, ज्यादा मास होने की वजह से लटक जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। द कॉपर वायर विल बी सैग डाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वजन की वजह से ही क्या हो जाएगा, वो लटक जाएगा। बात समझ में आया? जबकि देखा जाए लटक क्या होता है, एल्युमिनियम का वायर भी होता है, आप कितना भी स्ट्रेट देख लेना एल्युमिनियम का वायर, वो पोल पे टाइट कर दें लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, वैसे ऐसा होता है आर्क, इस तरीके से दो पोल, एक पोल ये बना हुआ है इस तरीके से पोल, और इस तरीके से एक पोल बना है, तो कितना भी टाइट करूंगा ऐसा करके ये ऐसा होगा वायर। और अगर कॉपर का कर देंगे तो और ज्यादा लटक जाएगा। और दूसरा रीजन मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया कि अगर अमाउंट के हिसाब से देखें तो कॉपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। बात समझ में आ गई? तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखें एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर का 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर 3.21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक इनफाइनाइट लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी जैसा, तो यहाँ जो लेडर है ये ऐसी सीढ़ी नहीं है कि जैसे हम उस पर चढ़ रहे हैं, वैसे वाली सीढ़ी नहीं, हमारे चढ़ने के लिए नहीं। ये लेडर शेप में दे रखा है और जो कि रेजिस्टेंस से बनी हुई है। आप देख रहे हो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1, हर रेजिस्टेंस में 1 ओम की। ये बढ़िया है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हर रेजिस्टेंस आपस में 1 ओम की है। अब क्या हो रहा है, जैसे यहां तक तो मैंने क्या दिखाया है, 1 2 3 ये रेजिस्टेंस दिखा दिया, 3 ये दिखा दिया, 3 इसके बाद ये डॉटेड डॉटेड कर दिया। अब ये इंफिनिटी तक चला गया, मतलब कितना आगे गया है हमको कुछ नहीं पता। इसके आगे कितनी लगी हुई है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये लगी हुई है, आगे इस तरह के सेट कहाँ तक गया है हमको कुछ नहीं पता। इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कि अगर ए और बी पॉइंट पर हम रेजिस्टेंस को मेजर करें, यानी कि इस इनफाइनाइट लेंथ की लैडर की टोटल रेजिस्टेंस अगर हम मेजर करें ए और बी पॉइंट पर, तो वो कितनी होगी। और अगर एक बैटरी या एक सेल जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, वो इससे कनेक्ट कर दें, तो इस नेटवर्क में कितना करंट फ्लो करेगा। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में पूछा है। और ये जो बैटरी का ईएमएफ है ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इस नेटवर्क की टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, कि हमने कहा कि भाई आपने कहा ये ग्रेन्स हैं, किसी बोरे में ग्रेन्स भरे हुए गेहूं है, तो हमने कहा कितने इनफाइनाइट, हमने बोले इनफाइनाइट है। तो अगर इनफाइनाइट हमने बोल दिया वहां पर, तो इनफाइनाइट में अगर हम बोले 1 ऐड कर दिया तो कितना होगा। तो जब पहले इनफाइनाइटस में एक ऐड कर दोगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 नहीं बोलेंगे, फिर हमारे लिए वो इनफाइनाइट रहेगा। अगर उसमें से एक निकाल लिया तब भी हमारे लिए वो इनफाइनाइट ही रहेगा। लेकिन पहले जितना अमाउंट था वो हमारे लिए इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता है, तो उसमें कुछ ऐड कर दोगे तब भी हम नहीं बता पाएंगे, उससे कुछ निकाल लोगे तब भी हम नहीं बता पाएंगे। इतना बात समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगा रहा है कि इन्फिनिटी में अगर हम कुछ ऐड कर देंगे तो वो इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी से यानी इनफाइनाइट में से कुछ हम माइनस कर दें तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। ये बात आ गई समझ में? ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि जो लैडर इनफाइनाइट लेंथ का है, इसकी हमने रेजिस्टेंस निकाल ली किस पॉइंट, तो इसकी पूरे की रेजिस्टेंस आ गई इस तरीके से। ये जो पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी, तो हमने मान ली जो इनफाइनाइट लेंथ की लैडर है इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई एक्स, कुछ भी वैल्यू आ गई। अभी एक्स की वैल्यू नहीं पता है, हमने मान लिया कि हमने उसे कैलकुलेट कर लिया, वो एक्स आ गई।
ठीक है। तो अब आप एक चीज में नोट करो कि ये x आ गया, इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न है बना हुआ। पैटर्न का मतलब कैसा पैटर्न बना हुआ है कि इसमें देखो इस तरीके से मैं यहां हटा रहा हूं, ये 3 रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं, फिर इसके आगे बिल्कुल ऐसे ही 3 रेजिस्टेंस ये हैं, इनको इससे जोड़ रखा है। मतलब ये फिक्स पैटर्न है, ये 3 रेजिस्टेंस को इसी तरीके के 3 रेजिस्टेंस ये हैं, इसी तरीके के 3 रेजिस्टेंस ये हैं, इसी तरीके के आगे भी 3 रेजिस्टेंस ऐसे आ रहे होंगे, यानी इन 3 को ऐसे जोड़ रहे हैं। ऐसे जोड़ने से क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का एक ये लैडर बन गया, एक पैटर्न हो गया कि 3 रेजिस्टेंस हमने इसमें जोड़ रखा है, एक ये इस तरीके से, फिर इस सेट को इसके साथ जोड़ा, इस सेट को इसके साथ जोड़ा, इस सेट को इसके साथ जोड़ा, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का लैडर बन गया। तो हमने कहा कि ए और बी पॉइंट पर हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल कि जो ए बी पॉइंट बता रहे हैं, मैं यहां पर एक सेट और जोड़ दूं, मतलब मैं ये बोल दूं कि आपने इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, वो ये आ गया, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अगर इसमें जितनी भी ये लैडर लगी है, इस तरीके के सेट लगा हुआ है, ये 3 रेजिस्टेंस का सेट है लगा हुआ, समझना इस तरीके से, इस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया। फिर इसमें मुझे फिर 3 लगाना है, कैसे, इस तरीके से एक लगाया, इस तरीके से एक लगाया, इस तरीके से एक लगाया, फिर मैं इस तरफ और लगाऊंगा, इस तरीके से एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये भी हटा देता हूं, और इस तरीके से, तो ऐसे बनते चले जाना, नहीं चलता रहा। और कितने लगे हुए हैं ऐसे सेट, ये हमको पता ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब आपने मान लिया कि आपने ए बी पॉइंट पर, हमने ये ले लिया, ए बी पॉइंट पर इस पूरे लैडर का रेजिस्टेंस निकाल लिया x। अब हमने इसमें x निकालने के बाद इसमें एक सेट और जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, यहां पर हमने क्या करा, इस ए और बी पॉइंट को लिया, यहां पर एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां लगा दिया, और एक यहां लगा दिया। अब हमने अपना पॉइंट यहां ले लिया, ए को यहां मान लिया, बी को यहां। बात समझना, इस पूरे लैडर की आपने रेजिस्टेंस निकाली, वो यहां आ गई, मान लो ये रेजिस्टेंस आ गई, ये x आ गई, इसके आगे आपने एक और सेट लगा दिया ऐसे ही, जिस तरीके से डायग्राम बनाया। तो अगर एक और लगा दोगे और इन सबको जोड़ोगे तब भी आएगी कितनी, x, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कितनी है, ये यहां से इनफाइनाइट लेंथ की लैडर है, जब उसकी x आ गई तो उसमें ऐसा एक सेट अगर और भी जोड़ दोगे तब भी हम क्या बोलेंगे, x इनफाइनाइट पहले से वैल्यू है, इनफाइनाइट सेट लगे हुए उसमें एक और जोड़ दो तब भी वो उतना ही रहना, उस पर कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। तो हमने एक सेट और जोड़ दिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ए और बी पॉइंट पर अगर मेजर करें तब भी हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, x ही मिलेगी, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ जोड़ने पर क्या आना है, इन्फिनिटी आना है। तो जब इनफाइनाइट लेंथ की लैडर थी उसकी टोटल रेजिस्टेंस x हो गई, उसमें अगर एक सेट यानी 3 रेजिस्टेंस और बढ़ा दोगे तब भी उनकी टोटल रेजिस्टेंस x ही रहेगी। इसमें से एक सेट हटा दोगे तब भी क्या रहेगी, x ही रहेगी। तो अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 1 ओम की है, ये 1 ओम की है, ये 1 ओम की है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा बन गया सिंप्लीफाइड डायग्राम। तो अब आप ये देखो, ये दोनों कैसे लगी हुई है, ये दोनों तो पैरेलल में लगी हुई है। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, इन दोनों को तो आपको रेसिप्रोकल ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हमने लिखा 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू, इसकी तो वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी x है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन x। तो यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम हो गया x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। x को 1 से डिवाइड करेंगे x आएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे x। इस x को इस x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो ये आ जाएगा rp। तो ये आ गया rp जो है वो बराबर हो गया x अपॉन x प्लस 1, ये आ गया। यानी कि अब आपका इन दोनों को आपने पैरेलल में ऐड कर लिया तो अब आपका डायग्राम क्या बना, अब ये डायग्राम बनेगा। समझना बात ए और बी, और ये वाली रेजिस्टेंस कौन सी हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई आपकी दोनों के सम, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये अब सिंगल रेजिस्टेंस बन गई। तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, कितनी होगी, x अपॉन x प्लस 1, ये इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि ये इन दोनों की जब
वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल ऐड किया है, इनका टोटल निकाला, पैरेलल में लगी हुई है, तो ये वैल्यू आ गई। और इसकी तो 1 थी और इसकी तो 1 थी। आपको तो ए बी पॉइंट पे निकालना है ना, ए बी पॉइंट पे। अब क्या करना है, इन तीनों को, ये तो सीरीज में लगी, तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब इसको बात समझना, तीनों को ऐड करेंगे तो एक तो पहले तो ये रेजिस्टेंस हो गई हमारी x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू ये तीनों किसके बराबर रहेंगे, x के बराबर। ये सब रहेगी। अब आपको लग रहा है x कैसे, बताया कि ये पूरे सेट की जो टोटल रेजिस्टेंस निकाली वो x, उसमें एक सेट और जोड़ दिया, तो इसको जोड़ने के बाद भी ए बी पॉइंट में निकालोगे तो रहेगा x का x ही, क्योंकि इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी रहे। तो पूरे इनफाइनाइट लेंथ के जो लैडर है इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमने x मान लिया, तो उसमें एक सेट और जोड़ने पर भी हम ये मानेंगे x ही रहेगी। ये आ गया। तो अब ये हो गया हमारा x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू x। अब इसको क्या करना है, ये तो मैं रब कर देता हूं, यहां तो इसकी अब जरूरत नहीं है। तो अब पूरी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा x हो जाएगा, प्लस पूरी क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में अगर पूरी क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 से, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये x ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस 1 और इक्वल्स टू x प्लस 1। इतना आगे समझ में। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई हमारी। तो ये हमारी क्वेश्चन बन गई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये अगर आपको फैक्टर से तो सॉल्व होगी नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको याद होगा 10th क्लास में। x इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब एबीसी पता है, एबीसी लिख रहा हूं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ए क्या हो जाएगा, ए होता है x का कोफिशिएंट यानी कि x का मल्टीपल, तो x के मल्टीप्लाई में कुछ दिख तो रहा नहीं रही, इसका मतलब दिख नहीं रहा, मतलब क्या 1 है, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 1। यहां पे वैल्यू लिख देता हूं, और a इक्वल्स टू हमारा हो गया 1, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन में, इसका कोफिशिएंट क्या कहलाता है b, तो -2, और तीसरा क्या है c कितना है हमारा -2। ये a b c आ रहा है, उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम इस टर्म की बात करें, सॉल्व कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ ये बी स्क्वायर, तो b देख लो b कितना है, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना दे रखा 1, तो 1 ब्रैकेट में लिख देता हूं, और c कितना दे रखा -2, तो -2। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 -4 2 जा 8, तो सीधा इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम 8 लिख देते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके 12 के फैक्टर कर लो तो क्या हो जाएगा, 12 के अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और कितना आ गया 3 1 जा, तो क्या आया आपका ये, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 आ गया। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसमें क्या ले सकते हैं, जब आप इसको ऐसे लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसको लिख दोगे आप 2√3।
बस समझे। मैं तो भाई देखो एक स्टेप करके बता रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना है कि ऐसे दिखा रहे हैं सब चीज़ कर रहे हैं। आप तो सीधे आ गए यहाँ पे 12 आ गए, डायरेक्ट लिख दो, ठीक। तो आप इसके प्लेस पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2√3, मगर आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। x इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम -b, अब b कितना है -2, तो ब्रैकेट में -2 प्लस माइनस, ये तो पूरा सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 2√3 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी 1, तो इंटू 1 हो गया, तो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2, फिर फाइनली x इक्वल्स टू कितना आएगा 1। क्या करेंगे हम यहाँ पर भी, यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे 2, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3, दोनों में से कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इतना क्लियर हो गया। इसको रब कर देता हूं मैं। देखो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, आपको इतना डिटेल में नहीं करना। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 प्लस माइनस √3, ये आई वैल्यू। तो अब क्या है, अब हम लिखेंगे x, अगर हम x क्या है, इस इनफाइनाइट लेंथ की जो लैडर ले रखी जो कि रेजिस्टेंस से बनी उसकी टोटल रेजिस्टेंस, तो अगर मैं 1 प्लस यानी कि एक बार प्लस में √3 लिखना है मुझे, तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस 1.732, डेसिमल का 73 भी लिख सकते हो, ये √3 की वैल्यू होती है, और इसको अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.732। अगर इसको हम माइनस में लेके करते हैं x इक्वल टू, ये करना नहीं है, इसको सिर्फ आपको समझना है, इसको 1 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.732, तो जो कि माइनस 0.732। तो भाई ये x क्या है आपकी, x आपकी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में तो होती नहीं, रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव में तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसीलिए ये हम माइनस नहीं करेंगे, ये वाला टर्म नहीं करेंगे, हमारा ये हम प्लस लेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पर प्लस लगाकर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी इनफाइनाइट लेंथ की जो लैडर लिया है उसकी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। बात समझ में आया? ये तो पार्ट हो गया आपका, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक, नोट करते रहो, पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको इसी पार्ट में बोला है कि भाई इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो हमें इस नेटवर्क का मतलब ये जो सेटअप है, ठीक है, नेटवर्क बोल दिया ना, गुंडों का नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हर किसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल दिया कोई भी सिस्टम चला रहा है तो वो उसका नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी जिससे मिल रही है उसका नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क दे रखा है, ये लैडर दे रखी है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस तो निकल गई। तो कह रहे हैं अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर एक जो ये बैटरी दे रखी है जिसका ईएमएफ इस तरीके से, ये जो बैटरी दे रखी इस तरीके से लगा दे, ठीक है, ये हम ऐसे लगा दें, और ये जो बैटरी, ये तो बैटरी की इस रेजिस्टेंस से कंफ्यूज नहीं होना, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। बात समझ में आया? ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से लगा दिया, तब इस नेटवर्क में कितना करंट फ्लो करेगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी। तो करंट का फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना, ठीक। तो I इक्वल टू EMF कितना देगा 12। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो सर्किट एक्सटर्नल सर्किट हो गया, तो इसकी तो वैल्यू हमारी कितनी आई है 2.732, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो अगर दे रखा है इसमें, हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो सेट कर देंगे 0.5, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको 2.732 में इसको ऐड करना और इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर, बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है। 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, 3।
ये इतना एम्पियर आ जाएगा, यानी कि 2.732 में इसको ऐड करोगे और फिर उसका 12 को उससे डिवाइड कर दोगे तो इतना करंट आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लें इसे।